नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो DIA से टोटल हम लोग 12 टेस्ट देख चुके हैं। इसका टेस्ट नंबर 13 देख रहे थे और टेस्ट नंबर 13 में आपका 75 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा हुआ है 76 से लेके आपका और 140 तक 140 तक के प्रश्न देखेंगे आज। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये फुल लेंथ वाला टेस्ट जो है एक ही वीडियो में किया जाए। एक आध लोग का कमेंट भी था, मैं देख रहा था कि ये पूरा टेस्ट एक ही वीडियो में किया जाए। तो आज ये कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद जो है एक टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जो है करें। ठीक है, मेरा उद्देश्य ध्येय ये था कि आपका जो भी आप टेस्ट प्रश्न हल कर रहे हैं उसे एनालिसिस करके और अपने स्टडी को जो आगे बढ़ाएं। देखिए, टेस्ट देने का मतलब बहुत सारा आप निकाल सकते हैं अगर सही मायने में देखा जाए तो। ठीक है, एक तो आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो एक ही साथ रखा गया है। तो आपको वैसे में पता चल सकता है कि मान लीजिए आपका कौन सा पर्सन वीक है। तो पिछला टेस्ट में हम लोग एक्चुअली देखे थे, पॉलिटी का प्रश्न देख चुके थे, हिस्ट्री हो गया था आपका, ज्योग्राफी हो गया था, इसके बाद इकोनॉमी का प्रश्न देखे थे और थोड़ा इन्वायरमेंट वगैरह का प्रश्न हम लोग देख रहे थे। तो जो रिमेनिंग पर्सन इसमें बचा हुआ है, जैसे मैथ रीजनिंग हो गया आपका, इसके बाद आपका यूपी स्पेशल हो गया और नेक्स्ट आपका करंट अफेयर हो गया, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ मिसलेनियस प्रश्न भी है, उसको भी देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो आप लोग जो है मेरे साथ पैरेलली अटेम्प्ट करेंगे। आज थोड़ा सा ये लेक्चर लेट से जा रहा है, इसे सुबह 7:30 बजे हम लेक्चर आपका दे देते थे। तो यहाँ पे हम लोग 76 से प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 140 तक। तो ध्येय इसमें देखिए 12 टेस्ट कंप्लीट किया जा चुका है। जीएस वर्ल्ड का जो फेज 1 है उसका हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। फेज 2 में 4 टेस्ट देख चुके हैं, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी पीसीएस मंत्रा से 60 टेस्ट देख चुके हैं और आगे कंप्लीट उसको हम लोग जो भी बचा हुआ करेंगे, ताकि जो बेहतर टेस्ट अवेलेबल होगा उसको यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा PYQ देखे थे। तो ये सब सारी बताने का उद्देश्य है कि जो लोग भी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये सब आप जाके वीडियो जो है देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, सारा कुछ सीक्वेंस में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाएंगे तो PDF वगैरह आपको मिल सकता है। देखिए, तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, एक मैं प्रोग्राम के बारे में बताया था कि आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था कि आपको जो है एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक का आपको प्रिपेयर करना होगा और उसी का आपको टेस्ट होगा और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा लाइव डिस्कशन के माध्यम से। यदि आपको कुछ उसमें नहीं आता है मान लीजिए, तो आप जो है कर सकते हैं। चलिए, ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो प्रोग्राम के बारे में अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे और इस लेक्चर को थोड़ा अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुंच सके। हम जल्द से जल्द वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अभी रिस्पांस कुछ लोग अच्छा दिए हैं, बट मैक्सिमम लोगों के पास अभी वीडियो पहुंच नहीं पाया है, इसके कारण से रिस्पांस मिल नहीं पाया है। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जो है शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जरूर करेंगे। ओके, चलिए, थोड़ा सा हल्का गले में जो है माइनस प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इससे कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए, तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न देखें, डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है किया जाता है। आंसर करें आप इसको। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। प्रति जो है 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, ये रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, डिफेंस एक्सपो। ये 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। 2022 में देखा जाए तो इसका 11वां संस्करण जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, अब पूछा जाए आपसे कि लेटेस्ट जो है डिफेंस एक्सपो जो है
का कौन सा संस्करण हुआ था, आप बताएंगे 11वां संस्करण हुआ। ठीक है, कब हुआ था ये? 2022 में हुआ था। 2 साल में होता है तो अब 24 में ही होगा आपको। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखें, लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है और एक तरफ अवस्थिति है, तो ये यूपी स्पेशल आपका हो जाएगा। देखिए, गौर झील है रामपुर में, बरुआ सागर झांसी में है, बेला सागर मिर्जापुर, औधी ताल बनारसी। चलिए आप लोग आंसर कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, बेला सागर झील जो है ये मिर्जापुर में नहीं है, ये जो आपको है महोबा में। बाकी सब सही है। यहाँ पे गौर झील आपका रामपुर में ही है, बरुआ झांसी में और औंधी ताल बनारसी में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ किया गया था? तो स्टैटिक सा प्रश्न है। देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, वर्ष 1992 में। आप लोग पहले ही मेरे साथ आंसर करते रहे। अगला प्रश्न देखते हैं 79। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परंपरागत उद्योगों का विकास करना, स्थानीय कौशल का विकास करना, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करना। देखिए, एक जिला एक उत्पाद, अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। अच्छा, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे। देखिए, एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो परंपरागत उद्योग धंधा है उसका क्या करना? विकास करना। स्थानीय कौशल जो स्किल्ड है लोकल लेवल पे उसको क्या करना? फैलाना। ठीक है, उसका विकास करना। और वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात भी होगा इससे। तो ये सब ही सही है। ये जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी ये भी याद रखेंगे थोड़ा। तो ये शुरुआत की गई थी आपको 24 जनवरी जो है 2018 को। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे है? यानी साक्षरता में भी दूसरे पे होना चाहिए और नगरीकरण में भी दूसरे पे होना चाहिए। गोवा है, तमिलनाडु, केरल और मिजोरम। देखिए, प्रश्न तो हम लोग किए थे लेकिन वहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया था, यहाँ पे दूसरे नंबर का पूछा जा रहा है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिजोरम। ऐसे पहले स्थान पे कौन है? आपका केरल ही है। साक्षरता की बात किया जाए तो केरल में जो है 2011 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आपका 94 जो है 0% केरल में साक्षरता है, जबकि मिजोरम में देखेंगे तो ये आपका 91.3% साक्षरता है, तो दूसरे स्थान पे आ गया। अगर केरल में जो है इसके बाद नगरीकरण की बात करेंगे तो नगरीकरण यहाँ से नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे नगरीकरण पूछा जा रहा है। तो नगरीकरण में सबसे ज़्यादा जो है पूरे भारत में नंबर 1 पे गोवा है नगरीकरण में, इस बात को ध्यान रखेंगे। गोवा का नगरीकरण है 62.2%। इसके बाद मिजोरम का आपका नगरीकरण है 52.1%। तो क्लियर हो गया होगा, नगरीकरण के मामले में मिजोरम दूसरे पे, ठीक है, गोवा पहले पे, जबकि साक्षरता में केरल एक पे और मिजोरम दूसरे पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसका मुख्यालय है। इसमें से कौन सा गलत है बताना है। विश्व व्यापार संगठन, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में विश्व व्यापार संगठन है यहाँ पे। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे न्यूयॉर्क है, आसियान जो है आपका जकार्ता। देखिए, सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका ऑप्शन सी ही बन जाएगा। ये जो विश्व बैंक है आपका, ये जो है इसका स्थापना जो है वाशिंगटन डीसी में हुआ था, ना कि न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। बाकी सब यहाँ पे सही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है न्यूयॉर्क में बना था और ये कब बना था? 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। 82 में देखिए क्या पूछा गया? शून्य बजट प्रणाली सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, शून्य बजट प्रणाली, जीरो बजट सिस्टम जो है फर्स्ट कहाँ यूज किया गया था? फ्रांस में, यूएसए में, भारत में या आपको ब्रिटेन में? चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, यूएसए। ठीक है, यूएसए में जो है आपका
शून्य बजट प्रणाली जो है प्रारंभ किया गया था। अब इस प्रकार के बजट में जनरली आपको क्या देखने को मिलता है कि जो भी गत वर्ष है उसमें व्यय का कोई उल्लेख इसमें नहीं होता है। ठीक है। जब भारत में भी शून्य बजट प्रणाली जो है केवल एक बार ही 1985 में लाया गया था। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और इसमें बताना है कि सही कौन सा है। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है जिसका स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पे की गई है। तो इन्वेस्ट यूपी के बारे में आप नाम सुने ही होंगे। ठीक है, देखिए आंसर करें इसका। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे था, इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होता है, तो वित्त मंत्री नहीं होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी का जो है अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा सही यहाँ पे, इन्वेस्ट यूपी जो है एक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है, इसका स्थापना उद्योग बंधु के स्थापना के लिए की गई, तो यहाँ पे ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म था उद्योग बंधु योजना, आपसे पूछा जाता है बताइए कि उद्योग बंधु योजना जो है कब शुरू किया गया है। ठीक है, उद्योग बंधु योजना अगर पूछ दिया जाता तो 1 जनवरी 1999। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया था। देखिए अच्छा अच्छा प्रश्न का कलेक्शन है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुरुआत कब किया गया था? आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 2020 में। ठीक है, 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में जो है आपका स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश जो है आपका स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। एक और जनगणना से प्रश्न है आपका। ठीक है, देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता जो है 57.2 है। उत्तर प्रदेश के कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता 16.75 है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, नहीं यहाँ पूछा गया कौन सा गलत है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितना है? 57.2 है। ठीक है, तो देखिए ये तो स्टेटमेंट सही है, महिला साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग 57 ही है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कार्यबल में महिला सहभागिता जो है 16.75 है, ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पे चूंकि आपको गलत बताना था तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मोहम्मदगढ़, शोभितगढ़ और कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था? चलिए इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ को पहले जो है कोल क्षेत्र के वगैरह के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, नरहरि दास। नरहरि दास निम्न में से किसके गुरु थे? सूरदास, रैदास या तुलसीदास? देखिए नरहरि दास जो है आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तुलसीदास के ही गुरु थे। ठीक है, तुलसीदास के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जो है राजा जो है पुर ग्राम में हुआ था, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका था रामबोला। और आपको पता ही है इनकी कृति जो है रामचरितमानस। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88, फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है? देखिए, फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है? स्टैंड अप है, स्टार्टअप है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। अच्छा प्रश्न है, अब आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये भी याद रखना चाहिए आपको। ये 2015 में, ठीक है। डेट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे, 8 अप्रैल जो है 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें 3 तरह का आपको सूक्ष्म, शिशु, सूक्ष्म में इसमें देखें 3 कैटेगरी का लोन दिया जाता है। एक तो आपका शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। और ये फंडिंग टू द अनफंडेड जो है आपका, यानी धनहीन को धन प्रदान करना, ये जो है इसी के अंतर्गत ये बात कहा गया था। किस्सा राधा कन्हैया का लेखक कौन है? सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, नवाब वाजिद अली शाह या बेगम हजरत महल। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नवाब वाजिद अली शाह, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक। तो ये फैक्चुअल था, याद कर लेना था आपको। ये लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्हीं के द्वारा जो है ये लिखा हुआ था। अगला पूछा है कथन कारण है, और ये पॉलिटी का एक प्रश्न है, और बाकी ऑप्शन वैसे ही है। यार सही है, आर का सही एक्सप्लेनेशन करता है क्या या नहीं करता है। देखिए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें इसका। देखिए बात सही है बिल्कुल ये, ठीक है। पहला कथन तो सही है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, पहले नहीं माना जाता था, बाद में माना जाने लगा। और संविधान में जो है उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का भी है, तो ये आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि केशवानंद जो भारती केस आया था, उस समय से जो है ये उच्चतम न्यायालय का फैसला बदल गया इसको लेके, और इसको अभिन्न अंग माना जाने लगा। अगला देखिए, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को संविधान के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था? ये तो फैक्चुअल सा प्रश्न है, ये आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 23 के क्रियान्वयन के लिए जो है आपका बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 जो है आपका पारित किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 23(1) में बाद में इसमें संशोधन भी किया गया था, और 23(1) में आप देखेंगे तो मानव का दुर्व्यवहार और बेगार और इस प्रकार का अन्य बलात् श्रम पे प्रति जो है निषेध की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 23 में जो है इसके द्वारा प्रदत्त जो है संरक्षण राज्य के व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होगा, ये बात लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्य को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है? जो 12 सदस्य, सहकारिता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या यहाँ पे है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सहकारिता। देखिए साहित्य हो गया, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इन सब सेक्टर से चुना जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा में आप सभी को पता ही है कि 250 सदस्य है यहाँ पे, ठीक है। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में यदि राज्यसभा की सदस्यों की संख्या देखें तो कितना है, 245। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये भी एक राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 के तहत वर्णित है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आखिर राज्य का राजभाषा कौन होगा? देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों ही सही है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है इसी में कि बताइए पहला राजभाषा आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो आप क्या बताते? 1955 में, ठीक है। किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग का जो है अध्यक्षता जो है किया गया था, ठीक है। बाकी राजभाषा के संबंध में प्रावधान अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 345 में जो है वर्णित है, और राजभाषा का निर्धारण जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है कि उसका राजभाषा कौन कौन सा होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कि राजभाषा कौन कौन सा है अभी वहाँ का। अगला देखें, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? यानी दल बदल आप करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। 52वां है, 55वां संविधान संशोधन, 61वां या 69वां है?
चलिए, तो आप लोग सही आंसर किए होंगे। सही आंसर ऑप्शन ए है 52वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल में अयोग्यता का आधार जो है बताया गया। अब पहले बहुत सारा दल बदल वाला केस होता था। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे रीजनिंग मैथ जो भी मान सकते हैं, रीजनिंग ही है। 137 एक्स है, 31 है वाई है, इसमें एक्स वाई का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पैरेलली जिनको सॉल्व करना है सॉल्व करें। ठीक है, तो 95 प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले 137 1 है, 3 7, इसके बाद आपका x 31 और y, तो ये हो गया आपका x 31 और y। तो बस आपको बताना है कि x और y की जगह पे क्या आएगा। तो इस सीरीज में देखें कि सीरीज कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो पहले से दूसरा में देखेंगे तो क्या चेंज हुआ है। 1 से 3 जो है 2 बढ़ा है। ठीक है, 3 से अगर 7 में जाएंगे तो देखिए कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 है, तो इसका 2 गुना 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका ये क्या होगा, डबल बढ़ेगा, यानी 8 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि आप 7 में मान लीजिए यहाँ पे 8 अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 8 में कितना ये बढ़ेगा, अब 16 बढ़ेगा। तो 8 का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 ही आएगा। 16 में 15 ऐड कीजिएगा 31 आ रहा है। बिल्कुल सीरीज सही है हम लोग का। ठीक है, तो अब 16 ऑलरेडी बढ़ चुका है, तब 16 का क्या होगा, डबल बढ़ेगा। 16 का डबल कितना होता है, 32। तो 31 और 32 कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6, यानी 63। तो देखिए यहाँ पे 2 आंसर आपका आ गया। एक तो एक्स का वैल्यू निकालना था तो ये 15 बन गया और वाई का 63 बन गया। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी 15 और 63। अगला देखिए अभी रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित युग्म संख्या में श्रृंखला में कौन सा एक युग्म गलत है, इसमें गलत ढूंढना है कौन सा है। ठीक है, देखिए अच्छा प्रश्न है ये। पहले इसमें दिया है आपका 6 1। ठीक है, पहला पेयर है 6 1, फिर है 7 2 7 2 8 6, नेक्स्ट दिया आपका 9 24 10 120 और 11 और 620। चलिए तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, ये पहला जो नंबर है यहाँ पे 6 है, दूसरे में क्या है 7 है, ये तीसरे में 8 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो ये तो सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे ध्यान देंगे तो दूसरा ध्यान दीजिए, पहला में 1 है, तो 1 है यहाँ पे, ये 2 हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखेंगे तो ये 2 जो है यहाँ पे 6 बना है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 होगा। और यहाँ पे 6 है, 6 से ये 24 बन गया है, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे 24 देखिए, यहाँ पे 120 है, तो 24 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5, तो अब नेक्स्ट जो आना चाहिए 120 में किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, 6 से। ठीक है, इस सीक्वेंस में तो 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। लेकिन यहाँ पे अंक दिया कितना गया है, 620। इसका मतलब यही वाला पेयर क्या है आपका, गलत है। ठीक है, तो गलत ही ढूंढना था। अगर 11 720 रहता तो आंसर ये भी सही हो जाता। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका आपका, ऑप्शन सी। अगला ये ब्लड रिलेशन नहीं, ये आपका एज वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए ए जो है बी से 5 वर्ष छोटा है और बी की आयु सी की तिगुनी है। यदि सी का आयु 4 वर्ष पहले 10 वर्ष था तो ए की आयु 6 वर्ष बाद क्या होगी। चलिए तो प्रश्न को हल करते हैं। जिनको हल करना है पहले मेरे साथ हल करें। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया है इसमें कि पहला स्टेटमेंट देखिए, ए बी से 5 वर्ष छोटा है। चलिए ए का एज क्या हो जाएगा आपका, ए की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, बी से 5 वर्ष छोटा है तो बी लिख देते हैं हम लोग और इसे 5 वर्ष छोटा कर देते हैं। ठीक है, यानी बी माइनस 5 वर्ष लिख सकते हैं। बी से 5 वर्ष छोटा है तो बी माइनस 5। ठीक है, अब प्रश्न में ये भी दिया है कि बी का एज क्या दिया है, बी का आयु सी का तिगुना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर अगला लिखेंगे स्टेटमेंट, बी का एज जो है, बी का आयु सी से तिगुना है, यानी सी लिख दीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दिया है प्रश्न में। ये दूसरा स्टेटमेंट हम लोग लिख लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है स्टेटमेंट, यदि सी का आयु 4 वर्ष पहले 10 वर्ष था। अब बताइए, दिया है कि सी का एज जो है 4 वर्ष पहले कितना था, 10 वर्ष था। अब 4 वर्ष पहले यदि इसका 10 वर्ष था तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में, वर्तमान में सी का कितना हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, पहले 4 वर्ष पहले 10 साल था तो अभी 4 वर्ष बढ़ जाएगा, तो सी का एज कितना हो जाएगा 14 वर्ष। सी का एज आपका 14 वर्ष हो गया। चलिए, तो वर्तमान एज 14 वर्ष हो गया। तब वर्तमान एज जब पता चल गया सी का, और यहाँ पे देखें कि सी का यदि पता हो गया तो आप बी का भी निकाल सकते हैं अब आप। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 मान ले इसको, और इसको इक्वेशन 1 मान ले। तो ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बी का एज यहाँ से निकल जाएगा। बी का एज कितना हो जाएगा, सी के जगह पे 14 रख दे और इंटू 3, तो बी का कितना हो गया 42 वर्ष हो गया। ठीक है, अब यदि बी का आपको पता हो गया तो आप ए का भी निकाल सकते हैं। तो ए का एज कितना हो जाएगा यहाँ से, बी -5 है यानी 42 - 5 यानी ये कितना हो जाएगा 37 वर्ष। ठीक है, तो ए का एज भी हम लोग निकाल दिए 37 वर्ष। अब देखते हैं प्रश्न में निकालना क्या है। ए की आयु 6 वर्ष बाद बतानी है। तो देखिए ए का एज तो अभी आप निकाल लिए कितना 37 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 37 में सिंपल है 6 ऐड कर देंगे, 6 7 13 यानी 43। ठीक है, ए का एज कितना हो जाएगा 43। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन बी 43 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, DLOC को ECI लिखा जा रहा है, TOH को क्या लिखा जाएगा। अब ये थोड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 लेटर है, उसके बदले 3 लेटर लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट तो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे DLOC है। अच्छा, इसको लिखा क्या जा सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका उल्टा आप करेंगे तो कोल्ड हो जाएगा, ये COLD कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, COLD। अब यहाँ देखिए ECI है, ECI को उल्टा करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ICE। अब देखिए आइस जो है कोल्ड ही होता है, ये तो क्लियर है। तो आइस क्या होता है, कोल्ड होता है। वैसे ही कुछ रिलेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए TOH लिखा गया है, तो TOH को उल्टा करें तो क्या हो जाएगा HOT हो जाएगा, हट। तो इसमें बताइए हट क्या होगा, तो हट क्या होता है, टी होता है आपका। ठीक है, लेकिन टी तो लिखना नहीं है, इसका उल्टा करके लिखना है आपको। ठीक है, चूंकि हम ऑप्शन के हिसाब से देखें यहाँ पे कि AET दिया हुआ है, तो अब इसको उल्टा कर दें आप तो AET हो गया, और AET हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, बहुत बेहतर प्रश्न बोल सकते हैं। ठीक है, कोडिंग के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक वगैरह भी लगाना था। ठीक है, कि आपका आइस जो है कोल्ड होता है तो टी जो है क्या होगा, हॉट होगा। चलिए 98 हो गया, 99 देखते हैं। ये पूछा गया है कि यदि किसी माह में जो है 23 तारीख को रविवार अगर है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा उसी माह में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। देखिए 23 तारीख को जो है रविवार दिया है, 23 को क्या दिया है आपको, रविवार। 2 सप्ताह 4 दिन पहले, 2 सप्ताह में कितना दिन होता है आपका 14 दिन, और 4 दिन हो गया यानी 18 दिन पहले आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 18 दिन पहले क्या होगा। अच्छा, 3 सप्ताह पहले डायरेक्ट आप निकाले तो क्या होता, 3 सप्ताह पहले सेम डे आएगा ये। ठीक है, तो 3 सप्ताह में 21 दिन होता है आपका। ठीक है, चूंकि देखिए 23 को है तो 23 से जस्ट 7 दिन पहले जाएंगे तो रविवार ही आएगा। ठीक है, 23 से जस्ट 7 दिन पहले जाएंगे तो रविवार ही आएगा, उससे जस्ट 7 पहले जाएंगे फिर रविवार आएगा, फिर 7 पहले जाएंगे रविवार जाएगा। तो 3 सप्ताह पहले यानी 21 दिन पहले कर देंगे तो आ जाएगा आपका तारीख 2। ठीक है, तारीख क्या आ जाएगा 2, तो 2 को क्या पड़ गया आपका, रविवार पड़ गया। लेकिन आपको 21 दिन पहले तो बताना नहीं है, आपको बताना है 18 दिन पहले। तो इसमें जो है 21 में से माइनस करेंगे 18 यानी 3, तो अब रविवार हो गया। तो रविवार 2 तारीख को रविवार पड़ गया, लेकिन 2 को बताना नहीं है, आपको क्या बताना है, आपको तो बताना है कि 5 तारीख को क्या पड़ेगा, चूंकि ये क्या पूछा था 18 दिन पहले। ठीक है, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। तो 2 को आपका रवि हो गया, तो 3 को सोम हो जाएगा, 4 को मंगल हो जाएगा, 5 को क्या हो जाएगा, बुध। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 23 तारीख को क्या पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है। ठीक है, तो जस्ट 1 सप्ताह अगर पहले आप जानते हैं तो जाएंगे तो रविवार ही पड़ेगा।
तो अगर 3 सप्ताह पहले चले जाए यानी 21 दिन पहले चल जाए तो रविवार ही पड़ेगा, और 21 दिन पहले वाला डेट कौन सा होगा, 2 तारीख होगा। ठीक है, लेकिन आपको 21 दिन पहले का तो बताना नहीं है, प्रश्न में क्या दिया था, 2 सप्ताह 4 दिन यानी 18 दिन पहले का बताना है। ठीक है, आप 21 दिन पहले चले गए तो 3 ऐड कर दीजिए, इसमें 3 ऐड कर दिए, 2 में 3 तो 5 आ गया। जब 2 को रविवार है तो 5 को बुधवार ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए इसको हल कीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न संख्या 100, ए बी सी ए है, बी सी ए बी है। चलिए प्रश्न जो है आप हल कर पाएंगे इजिली। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रश्न में पेयर जो है बनाया जाता है, जो भी 2 3 4 जितना का पेयर बने यहाँ पे। देखिए पहले ए है, फिर आपका बी है, फिर सी दिया है, फिर ए, फिर उसके बाद बी है। चलिए यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको ए बी सी दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, ए बी सी को पेयर बना देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है, और यहाँ पे यदि हम फिल कर दे, देखिए पहला हम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, फिर ए दिख रहा है यहाँ पे, ए एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, ए एक फिल कर देते हैं, ये बी सी हो जाएगा, बी सी, ये 4 वाला पेयर यहाँ बना दिए। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये डबल ए फिर से दिख रहा है यहाँ पे, देखिए तो डबल ए लिख देते हैं। उसके बाद बी दिख रहा है आपका, बी, और यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे लिख देते हैं, और ये तो ऑलरेडी सी है। अब देखिए यहाँ पे फिर ए आ गया आपका। ठीक है, ए आ गया, और इसके बाद क्या फिल हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी बी, और यहाँ पे सी है। ठीक है, और सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी फिल कर देंगे, और लास्ट में यहाँ पे ए बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, ये देखिए ए बी सी हो गया, ये डबल ए बी सी हो गया, ये डबल ए डबल बी सी हो गया, ये डबल ए डबल बी डबल सी और ए हो गया। ठीक है, तो पहले में ए बी सी था तो डबल ए हुआ, फिर यहाँ पे डबल ए डबल बी हो गया। ठीक है, तब देखिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअली फिल क्या क्या किए, तो सबसे पहले हम लोग ए फिल किए थे। ठीक है, तो ये लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या फिल किए थे, नेक्स्ट हम लोग फिल किए थे बी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ए, और लास्ट में हम लोग सी किए थे, ए बी ए सी, ऑप्शन सी में हो गया, ए बी ए सी। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधे पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गड़े हैं, प्रथम और 9वें पोल के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए स्ट्रीट लाइट आप देखे होंगे, मान लीजिए एक पोल यहाँ पे है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइटिंग किया गया है मान लीजिए। ठीक है, इसके फिर 50 मीटर दूर जो है एक दूसरा स्ट्रीट लाइट का पोल है। ठीक है, वैसे करके पूरा 9 पोल लगाया गया है। ठीक, तो ये एक बता रहा है कि पहला और दूसरा के बीच दूरी कितना बता रहा है, 50 मीटर। तो पहला और 9वां के बीच आपको दूरी बताना है। ठीक है, 9वां ही दिया है, हाँ 9वें पोल के बीच दूरी। चलिए तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहला और दूसरा के बीच का दूरी कितना है, 50 मीटर। वैसे दूसरा और तीसरा में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। फिर तीसरा और चौथा में जाएंगे 50 आ जाएगा। चौथा पांचवा में जाएंगे फिर से 50 आ जाएगा। पांचवा छठवां में जाएंगे 50 आ जाएगा। सातवां आठवां 50, और 8वां से 9वां में 50। तो यहाँ पे देखिए 5 1 50 हो गया, 2 50, 3 50, 4 5 6, ठीक है 7। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपका, यहाँ पे ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 3 6। चलिए यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, अब आपको तो क्लियर हो गया होगा। देखिए ये मान लीजिए ये पहला पोल है यहाँ पे, ठीक है, और ये दूसरा पोल हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ठीक है, पहले से दूसरे के बीच कितना दिया है डिस्टेंस, 50 मीटर। तो दूसरे से तीसरे के बीच भी 50 ही हो जाएगा, तीसरे से चौथे में 50 ही हो जाएगा, चौथे से पांचवें में 50, यहाँ भी 50 बनेगा, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। बस इसको आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया कि ऐसे करके आप बता सकते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 2 पोल देखेंगे तो 2 पोल के बीच हो रहा है डिस्टेंस आपका 50। तो 2 पोल के लिए क्या कर रहे हैं आप, 50 लिख रहे हैं। तो 9 पोल के लिए क्या करेंगे, तो 9 - 1 कर दीजिए। तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8, और 8 में 50 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आपका 400 आ जाता। ठीक है, क्योंकि 2 पोल के बीच डिस्टेंस कितना दिया है, 50 मीटर। तो 9 पोल जो होगा
तो 9 पोल तो काउंट होगा नहीं क्योंकि 2 पोल के बीच का है, ठीक है। तो ऐसे 8 में मल्टीप्लाई कर देते। एक प्रश्न भी मैं आपको हल करने के लिए दिया था इसी तरह का। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 400 मीटर, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इसका आंसर 450 भी लिख दिए हो, ठीक है, वो गलत है, ठीक है। मैं क्लियर करके बता भी दिया। अगला देखते हैं, 102 नंबर देखिए। ये आपका रीजनिंग का एक प्रश्न है। घड़ी को आईने में हम लोग देखते हैं तो लगता है कि आईने में देखने पे 3:40 हो रहा है, तो घड़ी का सही समय क्या होगा। मान लीजिए कोई आपका घड़ी हो गया, ठीक है, ये चलिए 12 हो गया, ये 6, ये 9 और ये 3, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा 5, ये हो गया 7, 8, ये 10, 11, ये 1 और 2, ठीक है। अब घड़ी में देखिए टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पे घड़ी में ये आईने में हो रहा है 3:40। तो 3 बजेगा तो कुछ मान लीजिए, और 40 मिनट हो रहा है तो ये मिनट वाला सुई तो 40 पे दिखेगा, और ये वाला 3:40 हो रहा है तो कुछ ऐसे दिखेगा मान लीजिए, ठीक है। अब ये आईने में आपको दिख रहा है, ठीक है, मिरर इमेज में आपको दिख रहा है, तो ओरिजिनल क्या होगा ये पूछा गया था, ठीक है। देखिए ओरिजिनल में अगर देखेंगे आप तो ये मिरर इमेज में क्या हो जाता है, लेफ्ट का राइट चला जाता है। तो ये क्या चल जाएगा, ये वाला जो आपका आवर वाला सुई है, घंटे वाला सुई है, ये क्या चल जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और ये राइट में चला जाएगा। यानी ये लगभग 8 पे आ जाएगा आपका, और ये चला जाएगा लगभग 4 पे, तो 8:20 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चूंकि ये वाला सुई किधर चल जाएगा, ये घंटे वाला सुई है, ये राइट में है, मिरर इमेज में क्या चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है। तो घंटे वाला किस पे, 8 पे आ जाएगा, और ये वाला इस पे आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका इसका मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ऐसे आपको इमेज खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मिरर इमेज में जब भी आपको सही समय निकालना हो, अब मिरर इमेज वाला दिया हो तो एक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। घड़ी का अगर सही समय आपको बताना है, ठीक है, घड़ी का सही समय, और यदि मिरर इमेज गिवन हो तो आप क्या करेंगे, 11:60 लिख लीजिए। 11:60 12 ही होता है लगभग, 11:60, और इसमें से प्रतिबिंब का घटा लीजिए जो भी मिरर इमेज का दिया रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11:60 है, और मिरर इमेज वाला टाइम कितना दिया है अपना, 3:40 यही दिया है। 11 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 8, 60 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 20, यानी कितना हो गया, 8:20। दूसरा तरीका ये हुआ। तो आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वैसे थोड़ा सा कल्पना करते, इमेजिनेशन करते, ठीक है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है मिरर इमेज में, तब भी आप कर सकते थे। देखिए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, ठीक है, तो मधु बोल रही है, तो मधु है मान लीजिए कोई, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्र है, बताइए मधु के पिताजी से उस लड़की का क्या संबंध होगा, ठीक है। आंसर करते हैं इसका। देखिए ध्यान से करेंगे। एक लड़के की तस्वीर की ओर देखते हुए, ठीक है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा उसकी बहन, ठीक है, ये मधु हो गई, और कोई लड़का है मान लीजिए ये लड़का है, इसका तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मधु ने कहा उसकी बहन मेरे पिताजी की, इसकी बहन यानी इसकी बहन, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये लड़के की बहन हो गई, ये लड़का हो गया, ठीक है, जिसको मधु इंगित कर रही है, ठीक है। मधु इसको इंडिकेट करते हुए कह रही है कि इसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मेरे पिताजी की। अब मधु के क्या हो गए, पिताजी हो गए, मान लीजिए मधु के पिता हो गए, इनकी इकलौती पुत्री है, यानी इकलौती ये पुत्री हो जाएगी, ठीक है। अब ये बोला गया है, ठीक है, तो अब बताइए, प्रश्न में पूछा गया है कि मधु के पिताजी उस लड़के के क्या संबंध है। अब मधु के पिताजी यहाँ पे हैं, ठीक है, ये लड़का यहाँ पे है, यही वाला आपको रिलेशन बताना है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या कह रही थी मधु, कि मधु ने कहा कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, इसकी बहन जो है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब है मधु अपने आप के बारे में ही बता रही है, जब इकलौती पुत्री है तो खुद ये मधु ही होगी, ठीक है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा पिता का उसके लड़के से, तो सिंपल सा प्रश्न है कि पुत्र का संबंध हो जाएगा, ठीक है, ये पुत्र ही हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा, ये बताना था।
तो देखिए आप डिक्शनरी वगैरह देखना था, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए सब में सी ए और सी ए है। चलिए आर भी सब में है, तो चलिए आर तक तो कहानी सेम है। इसके बाद पहले नंबर पे कौन आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले पी ही आएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर वाला शब्द हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, तो CAR, पी यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके बाद यू वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कैरी आ जाएगा, चौथे नंबर पे काट आ जाएगा, तो चौथे नंबर वाला पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, रीजनिंग का ही प्रश्न है। यदि ए को 2 लिखा जा रहा है, एम को 26, जेड को 52, तो बेट का कोड क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ए को क्या लिखा जा रहा है, 2 लिखा जा रहा है। ठीक है, एम को क्या लिखा जा रहा है, 26, जेड को क्या लिखा जा रहा है, 52। आप ये बताइए यहाँ से देख के कि ए को 2 लिखा जा रहा है, ए का नंबर तो 1 होता है अगर देखें तो, बी को जो है 13 पे हम लोग लिखते हैं, और जेड को 26 पे लिखते हैं। तो आप देखिए ए को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से यहाँ पे। ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से, और 26 को 2 से, तो 52। तो जो इसका एक्चुअल कोड है उसके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। सिंपल सा बात यही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बेट पहले लिख लीजिए, BET, बेट लिख लिए हम लोग। बी का कोड क्या होगा आप सभी को पता है। ठीक है, तो बी का कोड क्या होगा, 2 होगा। ई का कोड कितना हो जाएगा आपका, एक्चुअल में 5 नंबर पे ही आता है, और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। अब देखिए, लेकिन ये आपको कोड जो है कैसे लिखना है, इसका डबल करना है। चूंकि ये डबल किया जा रहा है, तो बी जो है 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसके बदले क्या लिखना होगा आपको, 4 लिखना होगा। ठीक है, ये ई जो है 5 नंबर पे आ रहा है, तो इसके बदले 10 लिखना होगा। और टी 20 पे आ रहा है, तो इसके बदले आपको 20 लिखना होगा, सॉरी 40 लिखना होगा। 20 तो ऑलरेडी है, 20 का डबल जो है 40 हो जाएगा। अब तीनों को आप ऐड कर दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। 40 10 50, 50 और 4 54। आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका, बी, ऑप्शन बी हो गया। चलिए, तो मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, एक आध प्रश्न और है। देखिए एक प्रश्न संख्या 106 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला आपको लिखना होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ए हो गया, ये BCDEF G। अभी प्रश्न ही ऐसा दे दिया कि आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, GHIJKL। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, छोटा लिखना होगा थोड़ा। ए हो गया, BCDEFGHIJKL। ठीक है, चलिए तो ये आपका लेटर हम लोग लिख दिए। अब जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर। तो देखिए आपके दाईं ओर से 11वां अक्षर कौन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे, आप बैठे हैं कहीं, तो आपका दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। और दाईं ओर से 11वां अक्षर, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11। क्या बोला है, दाईं ओर से जो है 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो 11वां अक्षर यही आ गया। और इसके दाईं ओर 5वां अक्षर, तब 5वां क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5वां अक्षर पी। दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आंसर तो आपका हो ही गया। ये पूछ रहा था कि आपके दाईं ओर 11वें अक्षर से दाईं ओर 5वां अक्षर, तो यही हो जाएगा, पी ही आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है, दाईं, आप अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर। 1 मिनट, हमको एक क्वेश्चन को अंग्रेजी में थोड़ा देखने दीजिए। प्रश्न संख्या कितना है, 106 था। अच्छा, विच लेटर विल बी द फिफ्थ ऑफ द राइट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम योर राइट साइड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे आपको बता रहा था कि आपके जो है दाईं ओर, दाईं ओर से 11वां अक्षर,
ठीक है, तो दाईं ओर से 11वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो हम लोग तो शायद आई थिंक सही ही किए हैं। ठीक है, दाईं ओर से 11वां अक्षर यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर एक 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो 11वें अक्षर के दाईं ओर यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऐसे इसका नंबरिंग क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4, ये 5 ही बनता है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 10 11। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका आंसर जो है पी ही अभी के लिए रखिए, फिर हम आगे इसको देखेंगे। अभी के लिए इसका आंसर पी ही रखिए आप। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में इसको देखते हैं एक बार और। अभी के लिए इसका पी ही आंसर आप लोग करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, चलिए देखिए क्या दिया है यहाँ पे। 4267 को 10 लिखा जा रहा है, 3374 को 9 लिखा जा रहा है, तो 4255 को क्या लिखा जाएगा? तो ये अच्छा एक प्रश्न है। देखिए अब आपको देखना होगा कि आखिर 4267 को 10 कैसे लिखा जा रहा है, प्रश्न यही होगा। ठीक, देखिए तो देखिए यहाँ पे 4 है, 2 है, 6 है, 7 है, इसको क्या लिखा जा रहा है? 10। तो यहाँ पे 4 में जो है 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 छक 24 आ जाता है, और 7 दूना 14। हाँ देखिए, ये 4 छक 24 और 7 दूना 14, तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखते हैं ये लॉजिक इसमें लगता है कि नहीं। पहला को तीसरा से करें, 7 त्रिका 21, माइनस दूसरा को चौथे से, तो 3 चौके 12। देखिए 11 में ये आ गया लॉजिक, यानी सही है। यानी ऑड नंबर वाला, 1 को 3 से कीजिए और 2 को 4 से, तो बस यहाँ पे करना है 1 को 3 से कीजिए, 4 पचे 20 हो गया, और माइनस क्या करना है? 2 में 10 से, तो यानी आंसर कितना बन जाएगा आपका? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे 10 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए साइंस का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही कौन सा इसमें ये बताना है। हाइड्रा है, रक्त का अभाव, जीवाणु, मोनेरा प्रजाति, एक उसके जीव में जनन, अलैंगिक विधि, उपरोक्त सभी। सही सुमेलित पूछा गया है। देखिए आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही बनेगा। देखिए हाइड्रा जो आपका होता है, तो हाइड्रा में देखिए रक्त नहीं होता है, श्वसन वगैरह तो करता है, लेकिन रक्त इसमें नहीं होता है, तो ये बात सही था। जीवाणु जो है मोनेरा प्रजाति में इसको हम लोग रखते हैं। ऐसे पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वैसे मोनेरा प्रजाति में आपका जीवाणु आ जाता है। एक उसके जीव में जनन जो है अलैंगिक विधि द्वारा होता है, ये भी सही था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है? यहाँ पे पित्त रस है, जठर रस, अग्नाशय है, लाइपेज है। ये पित्त है। ठीक है, आंसर करें। देखिए अच्छा प्रश्न है। पूर्ण पाचक रस यानी पूर्ण पाचन हो जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अग्नाशय रस ही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहीं पे जो है पूर्ण पाचन हो जाता है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे पित्त था, तो पित्त रस का जो है, पित्त रस कहाँ से? यकृत से निकलता है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 110। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथन में सही कौन सा है? लाइकेन कवक और शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंधों का परिणाम है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगता था। देखिए प्रश्न तो हम लोग किए थे दूसरे फॉर्म में कि बताइए कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन था, तो हम लोग आंसर किए थे लाइकेन। चलिए आप लोग आंसर बना लिए होंगे। देखिए लाइकेन जो है कवक और शैवाल का क्या है? परस्पर जो है सहजीव संबंधों का परिणाम ही है, और ये वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक भी है। जहाँ वायु प्रदूषण होगा वहाँ नहीं उगेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? दोनों सही है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला देखते हैं 111। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
ये भाप अंगार गैस है, वायु अंगार गैस, प्रकृत गैस या सर्वत्रिक विलायक। ठीक है, इसका कौन सा ये सही नहीं है फॉर्मूला यहाँ पे जो भी दिया गया है, यानी पहला जो है आपको यहाँ पे वाटर गैस है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेंगे, हिंदी थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट इसका। फिर वायु अंगार गैस है ये, यानी ये प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोड्यूसर गैस हो गया। प्राकृत गैस यहाँ पे दिया है, ये तो नेचुरल गैस हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, नेचुरल गैस हो गया ये। और सार्वत्रिक विलायक, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है आपका, यूनिवर्सल जो है सॉल्वेंट। तो इसमें आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे चूंकि सही सुमेलित। प्राकृतिक गैस ये आपका नेचुरल गैस CH4 इथेन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रोड्यूसर गैस, इसको ये भी हो जाता सही। और ये भाप अंगार गैस यानी आपका ये भी सही हो जाता। ठीक है, वाटर गैस यहाँ पे चौथा जो है सही नहीं है। ठीक है, तो यही पूछा गया था। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है होता क्या है, तो जल होता है आपका। ठीक है, H2O। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 112। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तांबा। तांबा जो है मुक्त और संयुक्त दोनों में पाया जाता है, तो यहाँ पे मुक्त वाली बात थी, तो ये सही हो जाता। अगला देखिए, बाकी लोहा वगैरह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसका अयस्क होता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। LPG है, गैसोलीन, वायु है, आसुत जल है। ये तो आसान सा प्रश्न है। ठीक है, वायु तो मिश्रण ही आप सभी को पता ही होगा, LPG में भी मिश्रण होता है, तो ये आसुत जल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। स्टिल वाटर जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अगला देखिए, महिला में गर्भ अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या है। अवयुति ग्रंथि है, अधिवृक्क है, कार्पस ल्यूटियम है या पीयूष ग्रंथि है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका कार्पस जो है ल्यूटियम ही हो जाएगा। अगला देखिए, हेन एंड चिकन रोग निम्नलिखित में से किस एक फल में होता है। आम, केला, अमरूद या अंगूर है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अंगूर। ये अंगूर में पाया जाता है ये रोग। अगला ये सुमेलित करना है, एक तरफ सब्जी फल है और एक तरफ इनका प्रजाति है। धान, चना, आम, पपीता। ठीक है, तो देखिए आंसर कीजिए आप लोग। धान जो है इसकी प्रजाति कौन सा हो जाएगी, जया, तो एक का दो बन जाएगा। चना जो है इसमें सम्राट इसका प्रजाति होता है, तो एक हो जाएगा। आम, आम जो है ये सिंधु, इसमें गुठली जो है जनरली नहीं देखने को मिलता है। और पपीता, पपीता का प्रजाति इसमें जो है आपका पूसा जो है जायंट हो जाएगा, तो पूसा हो जाएगा यहाँ पे। 2 1 3 4 और 2 1 3 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए, मूली में तीखेपन किसके कारण पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट है, आइसोसाइनेट्स, सोलोनिन है या कैप्सिन, कैप्सिन है। ठीक है, आंसर करें। जो देखिए मूली में जो तीखापन होता है आपका आइसोसाइनेट के कारण ही होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 118। निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। दलहनी फसलों के लिए जैव उर्वरक का कौन काम करता है, तो यहाँ पे एजोटोबैक्टर है, अजोला है, नीलहरित शैवाल, आप लोग बिल्कुल सही कर लिए होंगे। ठीक है, राइजोबियम ही है। ठीक है, दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, तो यही जो है जैव उर्वरक का काम करता है दलहनी फसलों के लिए। कृषि विविधीकरण से क्या आशय है, ये तो आसान सा प्रश्न है। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग करना ही कृषि विविधीकरण है, या सिंचाई के लिए आधुनिक विधि का उपयोग करना, विविध प्रकार के फसलों को उगाना और कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी ही बन जाएगा। कथन और कारण दिया है, देखिए पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसका उद्देश्य है कि कृषि जलवायु नियोजन में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।
ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 120 है, बाकी ऑप्शन वैसे ही है। तो ये सही है, आर सही है, ये इसका व्याख्या करता है नहीं करता है। ठीक है, आप आंसर कर लिए होंगे। देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। ये बात क्या है? बिल्कुल ही आपको सही है। उद्देश्य इसका यही है कि कृषि जलवायु नियोजन में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। ठीक है, कि किस जो है संसाधन का कहाँ इस्तेमाल बेहतर हो सकता है। तो दोनों सही था, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ये जुलाई का करंट अफेयर इस टेस्ट सीरीज में रखा गया है। तो जुलाई वाला करंट अफेयर यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो सारा करंट अफेयर जुलाई 2023 का ही होगा। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि देखिए जुलाई महीने का करंट अफेयर आपका कितना प्रिपेयर है। जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया था? देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, नंदी। देखिए, पशु चिकित्सा उत्पाद वैश्विक विनिर्माण केंद्र के लिए नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 122। जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम एस्केया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो किस देश के निवासी हैं? ठीक है, देखिए आई जो है PCC की बात की जा रही है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है कहाँ के निवासी हैं? यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, आप लोग ऑप्शन सी किए होंगे। जुलाई 2030 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान करने की घोषणा की गई थी? देखिए, ये जो है नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, और आपको पता है कि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य जयंती भी आपको मनाया गया। ठीक है, जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? स्टार्टअप जो है 20 शिखर सम्मेलन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? विश्व का सबसे बड़ा, तो ये जो है नई दिल्ली में ही बनाया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है? ठीक है, भारत का नहीं, पहला यूरोपीय देश है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं, 127। पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IFSCA का नया अध्यक्ष कौन बना है? ठीक है, इंटरनेशनल जो है फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन बना है, पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, के राजा रमन। चलिए, अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाया गया? बाघों की संख्या पहले से बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न चर्चा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई 2023 को मनाया गया था। और उद्देश्य ही है कि कोई भी दिवस अगर मनाया जाता है, मान लीजिए, तो इसका उद्देश्य क्या था? हर एक दिवस का एक उद्देश्य होता है, विश्व भर में बाघों के निवास स्थान को संरक्षित करना, उसका विस्तार करना, उनकी स्थिति में जो है सुधार करना, जागरूकता फैलाना। जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पे एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना? तो यह था आपका UAE। अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना? ठीक है, SCO का जो है अस्थायी सदस्य कौन बन गया, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, ईरान। ठीक है, ईरान जो है आपको SCO का नया सदस्य बन गया और 9वां सदस्य बन गया है। अगला देखिए, 31 जुलाई, ये 31 जुलाई नहीं है, जुलाई 2023 है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए
गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। गजह कोथा अभियान ये जो है असम में। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस बैंक के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा प्रारंभ की गई? ये जो है आपको कनाडा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 133। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस कब? 15 जुलाई को। अभी 15 जुलाई 2023 को मनाया गया। अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में किस देश की संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पे अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया था? तो ये जो है इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में सालवेज 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के मध्य जो है किया गया? तो ये सालवेक्स जो है 2023, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला देखते हैं, एक 135 हो गया, 136, ठीक है। देखिए अगला है प्रश्न, जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में हुआ? ये रूस में इसका आयोजन हुआ। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय एनसीएससी का नियुक्त किया गया है? यानी आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। अगला प्रश्न देखिए 138। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए सही कथन कौन सा है? जुलाई 2023 में क्यू डांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए। क्यू डांग्यू दक्षिण कोरिया में कृषि और ग्रामीण मामले के मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या आपका 138 है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपका सही है कि ये जो है आपको क्यू डांग्यू जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के क्या बने हैं? ये महानिदेशक बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे केवल एक ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया था कि ये जो है दक्षिण कोरिया के आपको कृषि और ग्रामीण मामले के मंत्री दक्षिण कोरिया के नहीं थे, चीन के थे। अगला देखिए, जुलाई 2023 में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजन किया गया इसका? देखिए इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का तो ये लिथुआनिया में किया गया था, विलियनस में। ठीक है, तो इस तरह से 140 प्रश्न आपका फिनिश हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि आप यदि अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं तो कुछ सीख के जाएं, और इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया गया है कि ताकि आप प्रश्नों को थोड़ा एनालिसिस करके आगे बढ़ सके। बाकी मैं बताया था कि आपको फुल टेस्ट सीरीज भी अपलोड किया जाएगा। आगे से हम कोशिश करेंगे, बाकी टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाए। अब जैसे मैथमेटिक्स का प्रश्न है तो वहाँ पे आपको टाइम एक्सपेंड होता ही है, रीजनिंग के प्रश्न में, या कोई मान लीजिए कंसेप्चुअल प्रश्न हो गया तो वहाँ एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बाकी चाहा जाए तो पूरे 140 प्रश्न को जो है आपको 1 घंटे सवा घंटे में इजीली बनाया जा सकता है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट का यदि एनालिसिस नहीं है, टेस्ट से आप सीखते नहीं है, तो टेस्ट देने का कुछ मायने नहीं होता है। ठीक है, बाकी मैथ वगैरह का भी क्वेश्चन बताना। अब मान लीजिए मैथ वगैरह का क्वेश्चन हटा देते हैं रीजनिंग का, तो टेस्ट का टाइम जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में तो आएगा। फिर PYQ हम लोग एनालिसिस किया और उसमें देखें कि 14 से 15 प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हो सकता है इसका वेटेज ज़्यादा भी हो जाए, आपके सिलेबस में है ये। ठीक है, तो कुछ भी किया जा सकता है। अब रीजनिंग मान लीजिए ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है, मैथ कम पूछा जाता है। अब आने वाले समय में हो सके कि मैथ का वेटेज बढ़ा दिया जाए, रीजनिंग कम कर दिया जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। आप जो है अनुमान लगा के और एक जो है पैटर्न, फिक्स पैटर्न पे अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बाकी एक एनालिसिस जरूरी है और उस पर जो है ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर देंगे ताकि वो मेंटरशिप वाली प्रोग्राम जो है वो बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। एक बार यदि प्रोग्राम हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर जो है इसमें अगर कोई जुड़ता है मान लीजिए, तो फिर उसको पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। तो काफ़ी लोग जो है
अच्छा मेंटरशिप का अभाव में सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो एक हमारा एक आप सभी के लिए एक सार्थक प्रयास रहेगा, तो आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर देंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।